नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 2023। 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी, एक माफिया जो कि पिछले वर्षों से जेल में बंद है और जो कि अभी एक केस के मामले में सजा याफ्ता भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले करीब 2 महीने के करीब एक उमेश पाल हत्याकांड, जिसको दिन दहाड़े गोली चलाकर मार दिया गया और उसकी सुरक्षा में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों को भी मार गिराया गया हमलावरों के द्वारा, जिसमें खुलासा हुआ कि अतीक के कहने पर यह हत्या की गई, जिसमें अतीक का एक बेटा असद भी शामिल था और बाकी अतीक के शूटर शामिल थे, जिनको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के द्वारा उनकी धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया गया और जिसमें 2 शूटर पहले मारे जा चुके थे अलग अलग दिनों में। लेकिन अतीक का बेटा असद और उस अतीक का एक और शूटर गुलाम, जिनको एक ही दिन उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के द्वारा झांसी में इनकाउंटर कर मार गिरा दिया गया। जैसे ये सूचना अतीक तक पहुंची, अतीक को गुजरात की जेल से प्रयागराज जेल लाया गया था और जैसे ही यह सूचना अतीक तक पहुंची तो अतीक को गहरा सदमा लगा और उस समय अतीक प्रयागराज कोर्ट में जिसको पेशी के लिए लाया गया था वह फूट फूट कर रोने लगा। तो इस इनकाउंटर पर भी अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों की या और बहुत सारे लोगों की इस इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अपनी पीठ थपथपा रही थी कि योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस है जो सराहनीय कार्य कर रही है और कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। तो इस तरह की दुआई दी जा रही थी और इस तरह से पीठ थपथपाई जा रही थी, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा मामला है वो यह है कि 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हो जाता है। उसके 2 दिन के बाद यानी कि 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे अतीक और अशरफ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में थे और उनको कोर्ट से रिमांड पर लिया गया था, 5 दिन के रिमांड पर, उनकी पुलिस कस्टडी में ही हमलावरों के द्वारा हत्या कर दी गई। और यह हत्या जिस समय हुई उसमें पुलिस का अमला भी अतीक के साथ था, अशरफ के साथ था। लेकिन इस पर कई सवालिया निशान उठाए गए और मैं आपको बता दूं कि जो कई एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा भी इस घटना पर सवालिया निशान उठाए गए। वो सवालिया निशान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जिस तरह से अतीक को मेडिकल कराने के बाद लाया जा रहा था तो उस समय उसकी सुरक्षा में तैनात जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे, उनका जो रवैया देखने को मिला, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, वो शायद साफ तौर पर दर्शा रही थी कि उनका रवैया बहुत ही ढीला ढाला था। देखिए, एक ऐसे माफिया के जिसके उत्तर प्रदेश पुलिस को इनपुट भी मिल रहे थे और उत्तर प्रदेश पुलिस खुद इस बात को साझा कर रही थी कि अतीक के काफिले पर हमला किया जा सकता था, अतीक की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती थी, अतीक को मारा जा सकता है या अतीक को छुड़ाने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह के इनपुट मिल रहे थे, ये कहना था उत्तर प्रदेश पुलिस का। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जिसमें इस तरह का इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनको वहां उत्तर प्रदेश पुलिस बचाने में नाकाम हो जाती है।
तो आप समझ सकते हैं कई लोगों का, जिस तरह से विपक्षी लोगों का और कई एक्सपर्ट का कहना है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर है। और इस तरह से, जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे जिस तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस की कस्टडी के दौरान ही हमलावर गोली चला देते हैं, माफिया गोली चला देते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चूक है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पुलिस का रवैया था वो बिल्कुल ही निराशाजनक था। तो उसके बाद एक और जो बड़ा मामला है वो इंटेलिजेंस फेलियर का। जिस तरह से जो हमलावर थे वो कई दिनों से अतीक और अशरफ की रैकी कर रहे थे, जब से उनको प्रयागराज लाया गया था। और उनकी रैकी करते हुए वो प्रयागराज के होटल में भी रुके। होटल में रुकने के लिए किसके द्वारा उनकी मदद की गई? होटल में अगर वो रुके और वो उनका पीछा कर रहे थे, उसकी रैकी कर रहे थे, तो क्या खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी? तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरी बात यह भी आती है कि जो हमलावर वहां अतीक तक पहुंच जाते हैं एक पत्रकार के रूप में, तो पुलिस को उसकी भनक नहीं लग पाई। वो इतने बड़े असले के साथ, ऐसे हथियारों से लैस होकर वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस को किसी तरह की कोई भनक नहीं हुई। और वह अतीक और अशरफ पर पुलिस की मौजूदगी में ही ताबड़तोड़ गोली चला देते हैं, जिसमें मौके पर ही अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि अगर जो हमलावर जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा वहां दबोच लिया गया कहें, या फिर उन्होंने चिल्लाते हुए सरेंडर कर दिया और ऐसे हाथ खड़े कर अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उनसे कुछ चीजें उन्होंने पूछताछ में जो बताई, उनका कहना था कि वो बदला लेना चाहते थे। किस चीज का बदला लेना चाहते थे? उनका कहना यह भी था कि वो अपना नाम बड़ा करना चाहते थे अतीक को मारकर। तो कई कुछ एक ऐसी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस तरह से एक छोटी सी घटना में भी शामिल अगर अपराधी है तो कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसकी रिमांड मांगती है, लेकिन अभी तक जो बात निकलकर सामने आई है वो है सबसे बड़ी बात कि उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कोई रिमांड नहीं मांगी गई और उनको कुछ चंद समय में पूछताछ के बाद उनको कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो इस तरह की जो बात निकलकर सामने आई है, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर। और सबसे बड़ा सवाल यह भी सामने आता है कि आखिरकार जो अलग अलग एरियो के रहने वाले जो हमलावर थे वो एक साथ कैसे शामिल हुए? उनको इस तरह के जो हथियार थे वो किसके द्वारा मुहैया कराए गए? एक नई उम्र के नए युवक जो हमलावर, तो किसके द्वारा मुहैया कराए गए? आखिर क्या कारण था? क्यों मारना चाहते थे वे अतीक और अशरफ को? क्या ऐसा कोई मामला था कि अतीक और अशरफ पुलिस रिमांड में जिस तरह के खुलासे कर रहे थे, क्या किसी व्यक्ति को उनसे एक बड़ा खतरा हो सकता था? कोई बड़ी पोल खुल सकती थी? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बड़े आदमी का कोई बड़ा खुलासा हो सकता था, या किसी की बड़े राजनीतिक आदमी तक पुलिस पहुंच सकती थी इस तरह के खुलासे से? तो आखिरकार इन पूरे कारणों का जो पता लगाया जाना चाहिए था, शायद वो पता कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं लगा पाई और यह सब पता बिना लगाए ही, उनकी बिना रिमांड मांगे ही उनको जेल भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और हर कोई इस घटना को जानने के बाद कथित तौर पर लोगों के जो आरोप हैं वो इस तरह के हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका जो है वो संदिग्ध है
और उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह के तंत्र के साथ कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं कानून का नहीं, लोकतंत्र का नहीं, गोली तंत्र का नजर आ रहा है। अगर कोई एक अपराधी दूसरे अपराधी को मारकर अगर न्याय करेगा तो शायद लोगों का संविधान में विश्वास कैसे रह पाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का संविधान में विश्वास रहेगा? क्या आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का न्यायपालिका में विश्वास रहेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, कोई अपराध किया है, तो उसके लिए देश में न्यायपालिका है, उसको दंड देने के लिए न्यायपालिका देश में संविधान के मुताबिक कार्य कर रही है और दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका का है। लेकिन अगर इस तरह से न्याय होगा तो संविधान कमजोर होगा, कानून कमजोर होगा, न्यायपालिका कमजोर होगी और न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और इस तरह से जो अपराध हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर इसकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है और जिस तरह से यूपी पुलिस की जो भूमिका है वो शायद असंवैधानिक कथित तौर पर लोगों को नजर आ रही है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, क्या वास्तव में इसी तरह की जो भूमिका चल रही है क्या वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, क्या आप लोग मानते हैं, ये जरूर बताएं।